हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया बढ़िया ही रहे। मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एसएस गुरु एकेडमी पर। आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम समझो आ ही गए हैं। आई होप आपने जो अपना स्टडी मटेरियल जो भी है सब रिवाइज कर लिया होगा, अपना उस तरीके से प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके अपनी स्टडी कर ली होगी। उसी को और थोड़ा जानने के लिए कि कैसे कम टाइम में ज्यादा रिवाइज करेंगे या क्या मटेरियल मतलब क्या स्टडी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम आपके लिए 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। इनमें से क्या है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इन 3 क्वेश्चन 3 ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके एक एक नंबर वाले वो अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला क्या है हमारा, निकट दृष्टि दोष के कारण बताने, यानी निकट दृष्टि दोष क्यों हो जाता है उससे पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पर, पहले जान लेते हैं निकट बिंदु। तो निकट बिंदु क्या होता है, नेत्र के समीप, जो नेत्र के समीप की जो दूरी होती है जहां पर रखी हुई वस्तु को हम बिल्कुल क्लियरली साफ देख सके, बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, तो वो दूरी कहलाती है हमारी निकट बिंदु कहलाता है, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, जिसका मान होता है आपका 25 सेंटीमीटर। अगर दूर बिंदु की बात की जाए तो निकट के दूर जहां भी वस्तु रखी हुई है, यानी जहां से प्रकाश की तरंगें आ रही हैं वो हमारे नेत्र के समीप आती हैं, तो वो पॉइंट होता है वो माना जाता है दूर बिंदु। और इसके लिए दूर बिंदु की जो डिस्टेंस मानी जाती है वो मानी जाती है अनंत मानी जाती है, ठीक है। अब क्या है, निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष यानी क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को ही कहा जाता है मायोपिया। इसे क्या कहा जाता है, मायोपिया और कहा जाता है, ठीक। तो मायोपिया में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, यानी इसे याद करने का तरीका क्या होता है। देखो, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। इसका कारण ये होता है निकट दृष्टि दोष में। देखो यहाँ पर अगर कारण की बात की जाए तो हम डायरेक्ट ही कारण बता देते हैं जैसे आपको। तो क्या होता है, इसमें लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी होती है वो बढ़ जाती है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर फोकस दूरी कम हो जाएगी तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी ये। और यहाँ पर और भी पॉइंट क्या बनते हैं निकट दृष्टि दोष में, जो निकट बिंदु होता है वो और निकट आ जाता है लेंस के, निकट बिंदु और निकट आ जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। और यहाँ पर जो दूर बिंदु होता है जिसे हम अनंत पर मानते हैं, ये भी थोड़ा समीप आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसके कारण ये बताई दिए मैंने, क्या है इसके कारण क्या बताए थे, यानी लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मैं डायग्राम बना के नहीं बता रहा हूं, जो एक नंबर लाइव क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको ओरल में बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है और जो भी पॉइंट नोट करना हो वो आप अपना लिख सकते हैं। अब क्या है, अगर इसके दूर करने की बात की जाए तो इसमें जो दूर करने के लिए कौन से लेंस का चश्मा यूज किया जाता है, वो किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसे बोला जाता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोला जाता है, हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है इसे, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही थी, दूर की दिखाई नहीं दे रही थी। इसमें क्या होगा, दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। इसमें कारण मैंने क्या बताए थे, इसमें देखो फोकस दूरी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, लेकिन इसमें फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, यहाँ पर लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, जो 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होता है वो इस वाले में निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, समीप आ रहा था, इसमें क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। यहाँ पर ये भी थोड़ा और ज्यादा दूर हो जाता है। और इसमें निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले पहले बनने लगता है, और इसमें क्या होता है, रेटिना के बाद बनने लगता है। जब बाद बनने लगता है तो प्रकाश को समीप इकट्ठा करना होता है, इसीलिए इसमें क्या है, उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम जरा दृष्टि दोष पर। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनमें क्या होता है, जो लेंस नेत्र लेंस होता है उसमें क्या होता है, जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है, यानी उसमें थोड़ी कठोरता सी आने लगती है, उस हिसाब से काम नहीं कर पाता है। तो और आंख में क्या होता है, जालापन आ जाता है, इसीलिए ये दोष हो जाता है, क्या जरा दृष्टि दोष हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, उनमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही हो जाते हैं, इसीलिए क्या है, इसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक जगह लगा होता है आपका उत्तल लेंस लगा होता है नीचे की ओर, और ऊपर की ओर लगा होता है अवतल लेंस लगा होता है, जो हमारा दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों के लिए काम करता है।
और एक होता है आपका अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता होता है। तो अबिंदुकता में क्या होता है, जैसे पॉइंट यहाँ पर हम मान लो कोई वस्तु रखी, वो क्या नाम है, कोई यहाँ पर जैसे बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई नेत्र है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और एक वस्तु यहाँ पर रखी है और एक वस्तु यहाँ पर रखी है। इसके लिए ये वाली वर्टिकल मान ली हमने, यानी ये लंबवत मान ली, और इसे हमने मान लिया जैसे हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज मान लिया। तो क्या होता है, जो यहाँ पर इमेज बनेगी, साफ बनेगी, वो या तो यहाँ हॉरिजॉन्टल वाली यानी क्षैतिज वाली बन रही होगी, तो लंबवत वाली नहीं बनेगी, और अगर लंबवत वाली बन रही होगी तो क्षैतिज वाली नहीं बनती है। यानी एक जगह की वस्तु होती है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगी, चाहे लंबवत वाली दिखाई दे चाहे क्षैतिज वाली दिखाई दे, ठीक है। तो ये जो दोष उत्पन्न होता है, यानी एक साथ दोनों को नहीं देख सकते हैं, तो इस लेंस को दूर करने के लिए क्या है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये तो हुए हमारे दोष के बारे में, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते थे। ये यानी देखो, निकट दृष्टि हो, दूर दृष्टि हो, सभी मैंने दोष आपको बता दिए हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या है, यहां से अब देखते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन, किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है। तो अब देखो, किस प्रकाश का क्रांतिक कोण के लिए हम पहले चलते हैं क्रांतिक वाली अवस्था पर। तो क्या है इसमें, ये जो पॉइंट लिया गया है वो लिया गया है आपका अपवर्तन से, ठीक है। तो अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से हट जाती है या विचलित हो जाती है, तो वो घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और कितने नियम होते हैं इसके? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यानी ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, ठीक है, यानी यहीं पे होते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण की ज्या, जो आपतन कोण आई होता है और अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो नियतांक के बराबर होता है, जिसे बोला जाता है स्नेल का नियम, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, जिसे बोला जाता है एन होता है माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। और माध्यम का अपवर्तनांक किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे भी, घनत्व पे भी, वो अभी बात अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये होगा। अब यहाँ से क्या, अब क्रांतिक कोण के यानी क्रांतिक वाली अवस्था पे पहुंचते हैं। कैसे होता है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान भी ऐसे बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो ये अपवर्तित किरण होती है वो यहाँ पर आ जाती है, यानी अंतरा पृष्ठ पर ही आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो, अपवर्तन कोण है यानी आर का मान है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या है, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो वो घटना कहलाती है आपकी क्या, अब वो क्रांतिक अवस्था, और जिस एंगल पर ये अवस्था मिलती है उसे बोला जाता है क्रांतिक कोण। अब बात करते हैं क्रांतिक कोण किस किस बात पर निर्भर करता है। तो देखो, हम डायरेक्ट बात करते हैं क्योंकि अपवर्तन का भी केस आया है। तो अब देखो, अगर हर जगह ये लिखा मिलता है कि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो आप सघन और विरल को कैसे पहचानेंगे? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो होगा आपका सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो आपका होगा विरल, ठीक है, ये आपको याद रखना। और एन जो डिपेंड करता है वो होता है 1/λ के, यानी अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम होगी, और एन होता है वो यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, चाल के भी होता है। और यहाँ पर जो एन होता है, बी होता है, यानी जो प्रकाश की चाल है वो लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होती है। और एन जो डिपेंड करता है वो करता है आपका क्या, घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, जो मैं सब लिखता जा रहा हूं। और जो आपका ये एन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के यानी ताप के। और अब बात करते हैं, हमारा जो क्रांतिक कोण सी होता है वो समानुपाती होता है लैम्डा की, यानी क्या है, जिस प्रकाश के रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसका क्रांतिक कोण भी ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ पर इसका सूत्र की बात करें तो क्या होता है, n बराबर होता है 1/sin c, ठीक है। अब यहाँ से आप अपना लगा सकते हैं किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो ये बात हो गई। आपको ये क्वेश्चन एक एक नंबर वाले हैं। अपवर्तनांक किस लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती, वेग के व्युत्क्रमानुपाती, चाल लैम्डा के अनुक्रमानुपाती है, और अपवर्तनांक होता है वो आपका घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से ये मैंने आपके ये सब एक एक पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं, यानी चाहे आपके ऑब्जेक्ट में पूछ ले चाहे आपका रिटन में ही पूछ ले, कैसे पूछता है वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या है, अभिलंब आपतन के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने क्या कहा है, यही वाली बात कही है,
जो हम आपतित किरण को इस प्रकार से यहाँ से डाल रहे थे, वो ये कह रहे हैं अगर हम यहीं पे डाल दें तो क्या होगा। तो देखो जब अविलंबवत आपतन होता है तो यहाँ पर कहीं आई का मान मर रहा है, नहीं मर रहा है। जब आई का मान 0 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का मान भी 0 हो जाता है। यानी अविलंबवत आपतन के लिए आर का मान और आई का मान और आर का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और प्रकाश में कोई भी विचलन नहीं होता है। ये जैसे प्रकाश की किरण आती है वो अपना सीधा चली जाती है, इसमें कोई भी विचलन नहीं होता है, इसीलिए विचलन कोण भी 0 माना जाता है फिर। ठीक है, तो ये आपके तीन क्वेश्चनों से मैंने कई सारे क्वेश्चन बनाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।